हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रॉयल घर जमाई एपिसोड 357 आ गया है। जाइए आप लोग देखिए और एंजॉय करिए और अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए। गौतम के डिसीजन पर अब उंगली उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। डॉक्टर चमन, जो यहाँ गौतम से अपने भतीजे की जान बचाने के लिए आए थे, उन्हें एक पल भी अंदाजा नहीं था कि वो नेशनल मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर बन जाएंगे। तभी गौतम ने भार्गव की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरी बीवी और सास को जो नशे वाली चाय पिलाने की कोशिश की थी, उस नशे को उतारने की दवाई तुम खुद अपने आप दोगे या मैं उससे भी अपने तरीके से निकलवाऊं? गौतम के बस ये कहने की देर थी कि भार्गव दौड़ता हुआ अपनी लैब में गया और एक लिक्विड लाकर गौतम के हाथों में देता हुआ बोला, इसकी 2 बूंदें गर्म पानी में मिलाकर उनको दे देना, उनका सारा नशा उतर जाएगा। गौतम उस लिक्विड को लेकर अब सीधा अपने विला के लिए निकल गया था। सबको लग रहा था गौतम ने भार्गव को माफ किया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि माफी सिर्फ एक दिखावा था। वो उस अनजान दुश्मन तक पहुंचना चाहता था और उसके लिए इस वक्त भार्गव का जिंदा रहना जरूरी था। इसलिए गौतम ने डॉक्टर चमन पांडे को डायरेक्टर बनाया था ताकि सबको लगे कि अब गौतम आगे कुछ नहीं करेगा। विला के अंदर अनिल गीता को पकड़कर बैठा हुआ था। गीता अभी भी तमाशे कर रही थी। गौतम ने अंदर आकर अनिल से पूछा, डैडी जी, मम्मी जी की हालत कैसी है अभी? बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो गया है। बात बात पर बारात आने वाली है और पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें कर रही है। गौतम ने गीता की तरफ देखा तो गीता का चेहरा एकदम लाल हो गया था। गीता के चेहरे को देखकर गौतम समझ गया था कि उसके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी। इसलिए गौतम ने भार्गव के दिए हुए लिक्विड को अनिल के हाथों में देते हुए कहा, डैडी जी, इसकी 2-2 बूंदे करके हर 5 मिनट में मम्मी जी को पिलाते रहना। आधे घंटे के अंदर वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। तभी गौतम ने अपने आसपास नजरें घुमाई तो उसको अवनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गौतम ने अनिल से पूछा, डैडी जी, अवनी कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अनिल ने गौतम के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, वो गीता के ड्रामों से परेशान होकर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कमरे में गई है। अब गौतम के अंदर एक नई जंग छिड़ चुकी थी। गौतम ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप से कहा, अब मुझे अवनी को सब कुछ साफ साफ बताना होगा। अब वो वक्त आ चुका है जब मुझे अपने बनाए हुए झूठ का पर्दा हटाना होगा। मेरे अनजान दुश्मन पीठ पीछे नए नए खेल रच रहे हैं और मुझे इन सब से अवनी को दूर रखना होगा। गौतम धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। उसके चेहरे पर उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। अवनी खिड़की के पास खड़ी हुई थी। गौतम अब अपने उस रिश्ते पर दाव लगा रहा था जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बन चुका था। तभी गौतम ने हिम्मत जुटाकर थोड़ी झिझक के साथ अवनी से कहा, अवनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ ऐसा जो मैंने सालों से छुपाया है, जिसके बारे में इस घर में बस तुम्हारे दादाजी जानते थे। अवनी ने गौतम की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी गौतम ने एकदम मजबूत आवाज में अवनी से कहा, अवनी, अब वो वक्त आ गया है कि तुम मेरी असली सच्चाई से रूबरू हो जाओ। गौतम एक पल के लिए रुक गया था, मानो अपने शब्दों को तोल रहा हो। फिर गौतम ने एक फैसला लेते हुए अवनी से कहा, अवनी, मेरा नाम गौतम राठौड़ है। मैं ही हूं राठौड़ परिवार का असली वारिस, जिसे सब लोग छोटे हुकुम के नाम से जानते हैं। और मैं गौतम अपनी बात पूरी करता उससे पहले अवनी, जो अभी भी गौतम की तरफ पीठ करके खड़ी थी, उसकी सांस बहुत तेज हो गई और उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने बगल में रखे फ्लावर पॉट को दीवार पर दे मारा। अवनी अचानक गौतम की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अवनी एक कॉल पर थी और उसने तेजी से अपने फोन को बंद किया। यह देखकर गौतम ने धीमी आवाज में कहा, अवनी सुनो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं मजबूर था। मैं बहुत पहले तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन अवनी ने गौतम को उंगली दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और एकदम तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, मॉम, डैड, अभी के अभी यहाँ आओ। अवनी की बात सुनकर गौतम एक पल के लिए चौंक गया था। गौतम ने अवनी को समझाते हुए कहा, अवनी, पहले मेरी बात सुनो। अभी मम्मी जी डैडी जी को कुछ मत बताओ। अभी पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। अवनी ने गौतम की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने दोबारा तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मॉम, डैड, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? अभी के अभी यहाँ आओ। अवनी के इस रिएक्शन को देखकर गौतम एकदम शॉक्ड हो गया था। गौतम को समझ आ गया था कि उसका सब कुछ खत्म होने वाला था। तभी अनिल और गीता दौड़ते हुए कमरे में आए। अवनी को देखते ही गीता बोली, ये क्या बवाल मचा रखा है तूने? बड़ी मुश्किल से मेरा दिमाग थोड़ा सही हुआ था। अब तू चैन से मत रहने दे। बता क्या काम है? तभी अवनी ने गुस्से से भरी आवाज में अनिल और गीता की तरफ देखकर कहा, बैंक से फोन आया था। मुझे अभी पता चला है कि मॉम ने गौतम का जोधपुर वाला विला गिरवी रख दिया है और उसकी महीने से कोई ईएमआई भी नहीं भरी है। अवनी की ये बात सुनकर गौतम एकदम सन्न रह गया था। अवनी इस कारण गुस्सा हो रही थी। क्या उसने गौतम की कोई बात नहीं सुनी थी?
तभी अनिल ने अवनी से कहा, अवनी बेटा, हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो, मुझे तो कभी गीता ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अनिल की बात सुनकर गीता भी बात को टालते हुए बोली, हाँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। गीता की बात को सुनकर अवनी की भौहें तन गई थी। तभी अवनी ने अपना फोन निकाला और स्पीकर पर कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। कॉल रिकॉर्डिंग पर बैंक का एक एम्प्लॉय अवनी से कह रहा था, अवनी मैम, जैसा कि आपको हमारे पिछले कई रिमाइंडर में बताया गया था, जोधपुर वाली प्रॉपर्टी पर लिया गया 5 करोड़ का लोन पिछले 3 महीने से ओवरड्यू है और उसकी लास्ट डेट भी निकल चुकी है। अगर आज के आज आपने पेमेंट नहीं की तो हम बिना किसी नोटिस के आपके विला को जब्त कर लेंगे। तभी अवनी ने गीता की तरफ देखकर कहा, अब इस बात का क्या जवाब है आपके पास? अब आप कह दो कि ये रिकॉर्डिंग भी झूठ है। आप ऐसा कैसे कर सकती है मॉम? ये घर गौतम का था और आपने बैंक वालों को झूठ बोलकर उस पर लोन ले लिया। अवनी की बात सुनकर गीता अपने कंधों को कुछ उचकाते हुए बोली, हाँ तो लोन ही लिया है ना, क्या आफत आ गई? जरूरत थी तो ले लिया। कौन सा कोई एहसान कर दिया है उन बैंक वालों ने? गीता ये बात इतनी आसानी से कह रही थी जैसे ये कोई मामूली बात हो, लेकिन अब अवनी का पारा बहुत हाई हो गया था। उसने एकदम सख्त आवाज में कहा, आफत नहीं आई, करोड़ों का लोन लिया है मॉम आपने, वो भी मुझे बिना बताए, और बैंक वाले अब उस विला को जब्त करने की धमकी दे रहे हैं और ये आपके लिए मामूली बात है? अवनी का ये गुस्सा देखकर गौतम भी चौंक गया था। तभी गीता ने मुस्कुराते हुए गौतम की तरफ देखकर कहा, अरे दामाद जी, आप ही समझाओ ना इस बेचारी को, ये बिना मतलब के इतना गुस्सा कर रही है। अरे प्रॉपर्टी ही तो है और अपने पास कौन सा एक ही घर है? जैसलमेर में आपके 2-2 बंगले पड़े हैं, बेच देंगे एक, बस बात खत्म। गीता की ये बात सुनकर अवनी ने पूरी ताकत से अपना फोन दीवार पर दे मारा था, जिसे देखकर गौतम भी एक पल के लिए सहम गया था। तभी अवनी चीखती हुई गीता से बोली, अरे कैसी औरत है आप? आपने मुझे बिना बताए गौतम का घर गिरवी रख दिया और अब ऐसे बात कर रही है जैसे कोई मामूली बात हो। अवनी का गुस्सा बढ़ता हुआ देखकर गौतम ने उसको शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अवनी प्लीज, हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, प्लीज काम डाउन। गौतम की इस बात को सुनकर गीता उसके ऊपर ताना मारते हुए बोली, ओहो, अब तो तू बड़ी बड़ी बातें करेगा ही ना, इस सब का जिम्मेदार तू है। अरे तू मेरी बेटी की जिंदगी में नहीं आता तो अब तक मैंने मेरी बेटी की शादी छोटे हुक्म से कर दी होती, फिर तो ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। गीता की इस बात को सुनकर अवनी ने एकदम सख्त आवाज में गीता से कहा, बस करो मॉम, बहुत हो गया, अब मैं आपके मुंह से एक भी शब्द और नहीं सुनना चाहती। क्यों बस करूं? पूरे जैसलमेर के अंदर छोटे हुक्म के चर्चे हैं, दौलत, शोहरत, पावर, क्या ठाठ है उनके। अगर तू उनकी बीवी होती ना तो मेरा रुतबा कितना बढ़ जाता। मैं अपने जोधपुर में सीना चौड़ा करके घूमती रहती कि मेरी बेटी राठौर खानदान की बहू है। गीता की बात सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसने एक दर्द भरी हंसी के साथ गीता से कहा, आपका रुतबा बढ़ाने के चक्कर में मेरी जिंदगी तबाह हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लालच की कोई हद नहीं है। मैं मर जाना पसंद करूंगी मॉम, लेकिन मैं कभी किसी अमीर आदमी से शादी नहीं करूंगी, और खास कर उस छोटे हुक्म से। तभी अवनी तेजी से गौतम की तरफ पलटी और गीता को सुनाते हुए गौतम से बोली, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई रुतबा। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम जैसे भी हो, जो भी हो, तुमने मुझे वो इज्जत दी है जो कोई नहीं समझेगा। तभी अवनी ने और ऊंची आवाज में गीता से कहा, और आप क्या सोचती हैं कि अगर मैं छोटे हुक्म जैसे अमीर बन जाती तो क्या आपके ये एटीट्यूड, ये लालच मुझे जिंदा रहने देता? मैं रोज घुट घुट कर मरती, रोज शर्म से डूब जाती। इसलिए मुझे ये अमीरों की जिंदगी नहीं चाहिए मॉम, मुझे सिर्फ और सिर्फ गौतम चाहिए। गौतम एक तरफ खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके मन में बस यही एक सवाल घूम रहा था, क्या आपने वाकई में मुझसे प्यार करती है या बस इसलिए मेरे साथ है क्योंकि उसे लगता है कि मैं गरीब हूँ? अवनी की बात गीता के दिल को चुभ गई थी, लेकिन इससे पहले अब गीता अवनी से कुछ और कहती, अवनी रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। अवनी के जाने के बाद गौतम आगे बढ़कर जमीन पर गिरे फूलदान के टुकड़ों को उठाने लग गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी गौतम ने धीमी टूटी हुई आवाज में अपने आप से कहा, तुम सच में मुझे इसलिए चाहती हो क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ? और अगर मैं वो सब कुछ निकला जिससे तुम नफरत करती हो तो क्या तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगी? कमरे के अंदर अब एक सन्नाटा पसर गया था। तभी गीता गौतम के पास आकर बोली, देखो, उस बैंक लोन का तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, असली आफत तो कुछ और है। मैंने कुछ लोकल लोगों से पैसे उधार लिए थे और अब अगर अगली किश्त नहीं दी तो वो लोग भी विला के ऊपर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। अब तुम कुछ भी करके मेरा उनसे पीछा छुड़वा दो। गीता की ये बात सुनकर गौतम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। गीता का बढ़ता हुआ लालच और अवनी की छोटे हुक्म के लिए नफरत, दोनों ने गौतम के लिए एक चेतावनी खड़ी कर दी थी। जिस पहचान को वो इतने सालों से छुपा रहा था, अवनी उससे ही सबसे ज्यादा नफरत करती थी।
गौतम ये जानता था कि अब ये लड़ाई सिर्फ खुद को छुपाने की नहीं बल्कि अवनी को बचाने की है। अब गौतम का राज ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। क्या गीता का ये लालच और अवनी की नफरत दोनों मिलकर उस पहचान को खत्म कर देंगे जिसे गौतम ने सालों से दफन किया हुआ था? अगर अवनी को जरा सी भी भनक लग गई कि गौतम ही छोटा हुक्म है तो क्या अवनी गौतम को छोड़ देगी? आखिर गौतम और अवनी कैसे गीता के फैलाए हुए इस रायते को समेटेंगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इन सब का जवाब सुनने के लिए बने रहिए देसी टाउन एफएम पर। यहीं पे आप लोग को न्यू एपिसोड सुनने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द न्यू एपिसोड आ जाएगा।